दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का यह सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 200 प्लस MCQ भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और वेगई नदियाँ। आइए इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो जानते हैं। ट्रिक है सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा के पेन का वेग। सबसे बड़े महान गॉड कृष्णा के पेन का वेग। सबसे से हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, बड़ा से हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, महान से हो जाएगा महानदी, गॉड से हो जाएगा गोदावरी नदी, कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा नदी, पेन से हो जाएगा पेन्नार नदी, का से हो जाएगा कावेरी नदी और वेग से हो जाएगा वेगई नदी। तो इस प्रकार आप बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों का ट्रिक याद कर सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को क्रम से सजाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, चाहे वो ईस्ट टू वेस्ट सजाना हो, चाहे नॉर्थ टू साउथ सजाना हो, किसी भी प्रकार को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो त्रयंबक की पहाड़ियों से होता है जो नासिक में स्थित है पश्चिमी घाट से, और यहाँ से यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश से जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कुंभ के मेले कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं। तो इसके सही उत्तर है हरिद्वार उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। वहाँ से जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो औरंगाबाद, नांदेड़ होते हुए आगे बढ़ती है और महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में जाती है। तो महाराष्ट्र में इसकी दो सहायक नदियाँ मिलती हैं, प्रवरा और दूधना और पूर्णा की संयुक्त धारा आकर के गोदावरी नदी में मिलती है। जब यह तेलंगाना में प्रवेश करती है तो उसको बाएं तरफ से एक सहायक नदी मिलती है जो बालाघाट से निकलती है, मंजरा नदी, और आकर के कर्नाटक और तेलंगाना होते हुए बाएं तरफ से गोदावरी नदी में मिल जाती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मंजीरा नदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है मंजीरा नदी पर। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। वहाँ से जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो गोदावरी नदी पर बनाया गया श्री राम सागर प्रोजेक्ट। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ से जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो उसको दाएं तरफ से उसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है प्राणहिता नदी, और प्राणहिता जो नदी है उसकी तीन धाराएं आकर के प्राणहिता नदी में मिलती हैं, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। इन तीनों की जो संयुक्त धारा है वो प्राणहिता नदी में मिलती है। तो कई बार पूछा जाता है कि पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो आप ध्यान रखेंगे पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ हुए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और उससे पहले दाएं ओर से उसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कई बार पूछा गया है कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है। जब ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है तो आंध्र प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है पोलावरम सिंचाई परियोजना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो गोदावरी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना से जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो राजमुंदरी से होते हुए आगे बढ़ती है, और राजमुंदरी के पास जब यह जाती है तो वहाँ से गोदावरी कई शाखाओं में बट जाती है। तो इसकी जो मुख्य दो शाखाएं हैं गौतमी गोदावरी और वशिष्ठा गोदावरी, और इसकी जो बीच वाली जो शाखा है उसको वैष्णवी गोदावरी के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। गोदावरी नदी के अन्य नाम है वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, प्राचीन गंगा और गौतमी। आइए देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो जो गोदावरी नदी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की जो सबसे लंबी और बड़ी जो नदी है वो है गंगा नदी 2525 किलोमीटर के साथ, और जो गोदावरी नदी है वो है 1425 किलोमीटर के साथ सेकेंड स्थान पर। तो आप इसे याद रखेंगे
कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और उसके बाद आती है कृष्णा नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसे आप याद रखेंगे, दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा ध्यान से, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी महर्षि गौतम की कथा से जुड़ी हुई है, इसी कारण इसे गौतमी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, गौतमी इसे इसी कारण कहा जाता है क्योंकि यह महर्षि गौतम की कथाओं से जुड़ी हुई है। इससे एक कथा जुड़ी है, वो है कि एक बार महर्षि गौतम ने भगवान शिव के रुद्र अवतार की तपस्या की थी, और तपस्या के बाद भगवान रुद्र ने अपने बालों से गोदावरी नदी को प्रकट किया था, और गोदावरी नदी जैसे ही प्रकट हुई तो उनके जल के स्पर्श से एक मरी हुई गाय जिंदा हुई थी। इसी कारण इसे गोदावरी कहा जाता है। गो का मतलब होता है गाय। इसी कारण इसे पवित्र नदी माना जाता है, और पवित्र नदी मानी जाने के कारण गोदावरी नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी कारण इसे वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा क्यों कहा जाता है। गोदावरी नदी की 7 धाराएं वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध, गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्या हैं। यह 7 भागों में बटी हुई है। इसी कारण गोदावरी नदी को सप्त गोदावरी भी कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखेंगे, गोदावरी नदी को सप्त गोदावरी भी कहा जाता है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के साथ मिलकर के भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का घटताक्रम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं जिससे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है। वह है कि दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा के बारे में। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका क्लियरली मेंशन किया गया है एनसीईआरटी की बुक में, आप क्लियरली देख सकते हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। तो आप इस बात को क्लियरली जान जाएंगे कि दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, प्राचीन गंगा, गौतमी और सप्त गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो आइए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तेलंगाना की जो सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैंने आपको ये स्टेट इसलिए बताया क्योंकि कृष्णा नदी के जल को लेकर के इन राज्यों में विवाद है, इसी कारण मैंने आपको ये बताया। तो आइए कृष्णा नदी के बारे में थोड़े और जानकारी जानते हैं, जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो उद्गम होता है महाबलेश्वर से होता है, जो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में स्थित में है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो उसको एक उसकी सहायक नदी है कोयना नदी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, और कोयना नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है कोयना परियोजना। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। तो कोयना परियोजना से जब ये आगे बढ़ती है तो उसको एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है मालप्रभा, और मालप्रभा से जब थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है एक बांध जिसका नाम है अलमट्टी बांध। ध्यान रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। वहाँ से जब ये अलमट्टी बांध से आगे बढ़ती है तो घाट प्रभा उसकी एक सहायक नदी मिलती है बाएं तरफ से, और वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो कृष्णा नदी की जो एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी आकर के कृष्णा नदी में मिल जाती है। और वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो तुंग और भद्रा नाम की 2 धाराएं, जिनसे तुंगभद्रा नामक नदी का जन्म होता है, वो आकर के बाएं तरफ से कृष्णा नदी में मिल जाती है, और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है तुंगभद्रा परियोजना। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी जब आगे बढ़ती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है, वहाँ से दोनों की जो संयुक्त धारा है वो आगे बढ़ती है,
तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है एक बांध जिसका नाम है श्रीशैलम बांध। ध्यान रखिएगा, श्रीशैलम बांध महत्वपूर्ण बांध है। कई बार पूछा गया कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। और श्रीशैलम बांध के ही बगल में है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर जो रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा। वहाँ से जब कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो हैदराबाद के किनारे से होती हुई एक नदी जिसका नाम है मूसी नदी आकर के कृष्णा नदी में मिलती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा मूसी नदी के किनारे। और मूसी नदी के मिलने से पहले कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, और वहाँ से यह होते हुए विजयवाड़ा होते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये रहे कृष्णा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, और नागार्जुन श्रीशैलम सागर बांध और तुंगभद्रा नदी। तो इस सब के बारे में आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद ही रखेंगे। आइए कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट से कुर्ग जिला कर्नाटका से होता है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है कृष्णा राजा सागर बांध। ध्यान रखिएगा, कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध जिसे शॉर्ट में KR सागर बांध भी कहा जाता है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो मैसूर होते हुए आगे बढ़ती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी है कबानी नदी आकर के कावेरी नदी में मिल जाती है। वहाँ से आगे बढ़ती है तो दाएं तरफ से सिरसा नदी मिलती है, फिर दाएं तरफ से अर्कावती नदी मिलती है। ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कर्नाटक के बाद जब यह तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा बनाते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और उसके बाद तमिलनाडु में जैसे ही प्रवेश करती है तो तमिलनाडु पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है होगेनेक्कल प्रपात। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि होगेनेक्कल प्रपात किस नदी पर या कौन सी नदी बनाती है। ध्यान रखिएगा, होगेनेक्कल प्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो उसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो कावेरी नदी पर बनाया गया एक बांध जिसका नाम है मैटूर बांध। कई बार पूछा गया है मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी पर। और इसी के बाद यह आगे बढ़ती है तो अमरावती जो इसकी एक सहायक नदी है जो नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और आकर के कावेरी नदी में मिल जाती है। वहाँ से आगे बढ़ती है तो ईरोड और तिरुचिरापल्ली होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ईरोड से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यह श्रीनिवास रामानुजन सागर का जो जन्म हुआ था, जो गणित के विशेषज्ञ थे, वो उनका जन्म ईरोड में हुआ था। और तिरुचिरापल्ली से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू का प्रसिद्ध जो धर्म स्थल है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे। उसके बाद यह अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो कावेरी नदी से ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो आइए कावेरी नदी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है उनके बारे में जानते हैं। कावेरी नदी जब निकलती है तो यह बहते हुए जब आगे बढ़ती है तो यह दो धाराओं में बढ़ जाती है और फिर आकर के एक में मिल जाती है। तो इससे एक द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। और ऐसे ऐसे यह 3 द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक 3 द्वीपों का निर्माण करती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक नदी द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो उसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कावेरी नदी से पूछा जाता है कि कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत की 12मासी नदी या सत्यनीरा नदी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल और तमिलनाडु होते हुए भारत में प्रवेश करता है और केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में वर्षा करता है। यह गर्मी के ऋतु में होता है, तो गर्मियों के ऋतु में इसको यहाँ से जल मिल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से।
और शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से लौटने वाली या उत्तरी पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा आकर के लौटती हुई मानसून द्वारा जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। तो शीत ऋतु में भी और जो गर्मी के मौसम में भी इसको इन मानसून द्वारा मौसम से जल मिलता रहता है, इसी कारण इसमें साल भर जल भरा रहता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पेरेनियल रिवर कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। वर्ष भर जल भरे रहने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसकी पवित्रता के कारण भी दक्षिण भारत की गंगा इस नदी को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है, आप इसे याद रखेंगे। आइए महानदी के बारे में पढ़ते हैं। महानदी का जो उद्गम होता है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला के पीछे स्थित सिहावा नामक पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से होता है और वहाँ से आगे बढ़ती है। तो इसकी हंसदेव और शिवनाथ नामक दो सहायक नदियाँ मिलती हैं दाएं तरफ से, और बाएं तरफ से एक सहायक नदी मिलती है जोंक, और छत्तीसगढ़ से होते हुए यह उड़ीसा में प्रवेश करती है। जब उड़ीसा में प्रवेश करती है तो इसी पर बनाया गया है महानदी पर हीराकुंड बांध। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि हीराकुंड बांध जो भारत एवं विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो इसको एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है ओंग। ओंग इसकी एक सहायक नदी है जो आकर के महानदी से मिलती है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो तेल नामक सहायक नदी आकर के महानदी में मिलती है, और तेल जो सहायक नदी है वो सतकोसिया नेशनल पार्क से होते हुए ही महानदी में मिलती है। कई बार पूछा गया कि सतकोसिया नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वो है उड़ीसा में स्थित है। वहाँ से जब यह महानदी आगे बढ़ती है तो कटक से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कटक से जब यह होकर जाती है तो यहाँ से यह डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया है कि गहीर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, कई बार पूछा गया है। आइए स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है वो रानी चुआ रांची से होता है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे पूछा जाता है कि हुंडरू वाटरफॉल का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी, और स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित शहर है जमशेदपुर। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया स्वर्णरेखा नदी से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है दक्षिणी शंख और कोयल नामक नदियों के मिलने से ब्राह्मणी का उद्गम होता है, और यहाँ से ब्राह्मणी नदी जब आगे बढ़ती है तो उसको एक सहायक नदी मिलती है बैतरणी नदी, और बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी की जो संयुक्त धारा है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। इसकी विशेषता क्या है, यह एक मानसून बेस्ड नदी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह एक मानसून बेस्ड नदी नहीं है, इसमें साल भर जल भरा नहीं रहता है। इसके किनारे स्थित शहर है राउरकेला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। आइए पिन्नार नदी के बारे में जानते हैं। इन छोटी छोटी नदियाँ, इनसे केवल इनका उद्गम क्षेत्र और मुहाना पूछा जाता है। तो पिन्नार नदी का जो उद्गम होता है नंदी की पहाड़ियाँ, जिसे नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, कर्नाटका से होता है, और मुहाना जो है इसका बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में है। वैगई नदी का उद्गम है वरुसुनाडु की पहाड़ियाँ, और उसका मुहाना है पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी।